हाँ जी, तो स्टार्ट करें। देखो, पहले वाले पार्ट के अंदर, इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर मैंने आपको बताया था रिएक्शन मेटल्स की किस तरह से होती है, मेटल्स को डिफाइन कैसे करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे होती है, सारी की सारी मेटल्स की, हर कैटेगरी की मेटल की एक्चुअली हमने रिएक्शन करवा के देखी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में एक टॉपिक आया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वो भी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है, नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी आती है मेटल्स की, वो आती है मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होती है। करें स्टार्ट। ठीक है, हेडिंग डाल लो आप लोग। तब तक मैं फिर दोबारा वही चीज़ें आपको बोल देता हूँ कि देखो, मेटल जो रहेंगी उनकी अलग अलग कैटेगरीज बनती है रिएक्टिविटी के हिसाब से कि कौन मेटल कितनी ज़्यादा रिएक्टिव है। जो जितनी ज़्यादा रिएक्टिव रहेगी उतनी ईजिली वो रिएक्ट कर जाएगी, और जिस मेटल की रिएक्टिविटी कम रहेगी वो ईजिली रिएक्ट नहीं करेगी। वहाँ पे हमें भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एफर्ट लगाने पड़ेंगे, एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है? तो सुनते जाओ ध्यान से। सबसे पहले बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो मेटल्स आएंगी, पहली कैटेगरी की बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स, बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स, नाम याद रख लेना, पोटेशियम और सोडियम। पिछली वाली वीडियो अगर आपने देखी तो आपको पता भी होगा, पोटेशियम और सोडियम इतनी रिएक्टिव मेटल है कि आप इनको खुले में छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, इतने ज़्यादा शरारती तत्व हैं ये, एलिमेंट को तत्व बोलते हैं हिंदी में, इतने ज़्यादा ये शरारती तत्व, इतने ज़्यादा ये रिएक्टिव मेटल्स हैं कि हम क्या बोलते हैं कि इनको खुले में छोड़ ही नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि मैंने बताया था कि रूम टेम्परेचर पे ये एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। ठीक है, और उससे भी तगड़ा कमाल क्या है कि अगर इनको खुले में छोड़ दिया जाए और उस जगह पे नमी इनको मिल जाए तो वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। चिल्ड वाटर के अंदर इनको डालो, आग पकड़ जाएंगी ये। क्लियर है? तो मैं बोल रहा हूं कि ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाती है। दे कैन रिएक्ट विद इवन कोल्ड वाटर। आपको हीट कराने की जरूरत ही नहीं है, पानी को भी गर्म करने की जरूरत ही नहीं है, रूम टेम्परेचर पे ही ये आग पकड़ सकती है अगर इनको वाटर मिल जाता है तो एयर के अंदर क्या मिल सकती है? नमी मिल सकती है, मॉइस्चर मिल सकती है ना, इनको ह्यूमिडिटी मिल सकती है, तो रिएक्ट कर जाएंगी। इसलिए इनको खुले में नहीं छोड़ा जाता है। तो वे बांध के तो रख नहीं सकते, क्या करेंगे? इनको किरोसिन ऑयल के अंदर डुबो के रखा जाता है। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेम टू मेटल्स विच आर केप्ट और विच आर स्टोर्ड इन किरोसिन ऑयल। किरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं ऐसी मेटल के नाम बताओ। नाम पता चल गए कौन कौन से हैं? पोटेशियम, सोडियम। क्यों रखते हैं, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर ये होगा बिकॉज पोटेशियम एंड सोडियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। दे कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड दे कैन ऑल्सो रिएक्ट विद ह्यूमिडिटी और वाटर। वो वाटर साथ भी रिएक्ट कर सकती है, इसलिए इनको खुले में नहीं रखा जाता है, इसलिए इनको किरोसिन में डिप करके रखा जाता है। पता चल गया? इसके बाद अगर भाई इनकी रिएक्शन होती है तो आग कैसे लग जाती है? मेटल में आग लग रही है, कहाँ आग लग रही है? तो देखो, मेटल में आग नहीं लग रही है, मेटल में आग नहीं लग रही है। आग कहाँ लग रही है वो चीज सुन लो। जब इन मेटल्स की रिएक्शन होती है, फॉर एग्जांपल मैं पोटेशियम की मेटल लिखते हैं, पोटेशियम मेटल की रिएक्शन कराता हूँ। ये पोटेशियम सॉलिड स्टेट के अंदर था और इसकी रिएक्शन करा दी है वाटर के साथ, H2O लिक्विड। तो होगा क्या भाई? पोटेशियम तो कैटायन बनाता है, ये चीजें बताई थी लास्ट वीडियो के अंदर। पोटेशियम तो कैटायन, हर एक मेटल ही कैटायन बनाती है, ये तो कैटायन बनाएगा। इसमें से इसको कैटायन और एनायन दो चीजें अवेलेबल है। वाटर के अंदर कैटायन होता है H पॉजिटिव और जो एनायन होता है वो होता है OH नेगेटिव। याद रख लेनी ये चीज आपको। वाटर के अंदर कैटायन एनायन क्या होते हैं? वाटर बनाना हो तो आपको कहीं H और OH मिल जाए, बन जाएगा। अगर आपको तोड़ना हो तो H और OH बनेंगे। आयंस की बात कर रहा हूं मैं। ये कैटायन जो रहेगा ये इस एनायन को देख के भागेगा, इसके पास जाएगा, क्या बनाएगा? K और OH से फॉर्मूला बनाना है। पोटेशियम की वैलेंसी 1, OH की वैलेंसी 1, फॉर्मूला बन गया KOH। क्या फॉर्मूला बन गया? KOH। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा है एक्वस। एक्वस मतलब पानी के अंदर घुला रहता है ये। साथ साथ हाइड्रोजन, अभी हाइड्रोजन तो बच गया ना, इसके पास कौन आया? इसके पास कोई नहीं आया। ये अपने से हाइड्रोजन को इकट्ठा करेगा, अपनी एक टीम बनाएगा, बना लेगा हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस जो होती है ना भाई, ये बहुत ही कैसी है? इनफ्लेमेबल गैस है। इनफ्लेमेबल मतलब अगर किसी सब्सटेंस के पास लिखा हुआ है इनफ्लेमेबल, तो इसका मतलब भाई इसको ना फ्लेम के पास नहीं रख सकते, फ्लेम के साथ ये रह ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस इनफ्लेमेबल होती है और इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी निकलती है। वो हीट जो निकलती है वो इस हाइड्रोजन को जला देती है। तो इस रिएक्शन में जो आग लगी थी वो कहाँ लगी थी? वो लगी थी इधर, हाइड्रोजन के अंदर आग लगी थी। समझ में आ गई ये चीज? मैं फिर से बोल देता हूँ कि जो मेटल्स होती है पोटेशियम, सोडियम, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये जब वाटर के अंदर डाली जाती है, दे कैन रिएक्ट विद इवन कोल्ड वाटर एंड व्हेन दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर दे फॉर्म KOH और NaOH। इनको भी एक नाम दे रहा हूं मैं, देख ले, सुन लेना इसका भी नाम। एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विच कैचेज फायर।
विच कैचेज फायर, ये आग पकड़ लेता है। ठीक है, इतनी चीज पता चल गई। और इसका जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से नाम मिलेगा, अगर सोडियम की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा भाई, सोडियम की रिएक्शन में बन जाएगा NaOH। और ये जो NaOH KOH बन रहे हैं ना, ध्यान से देखो, ये बेसिक है, बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं। और ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस जो वाटर के अंदर घुले हुए होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है KOH एक्वस, NaOH भी एक्वस बनेगा, इसका मतलब पानी के अंदर घुला हुआ है ये। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस पानी के अंदर घुला हुआ मिल जाता है तो उसका ना एक स्पेशल नाम होता है भाई, सुन लेना क्या नाम होता है उसका नाम, उसको बोलते हैं एल्कली। क्या बोलते हैं उसको, एल्कली, इन्हीं को बोला जाता है एल्कली। ठीक है, क्या नाम बोला इनका नाम, एल्कली। और जिन मेटल्स की वजह से एल्कली बने हैं उनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। इन मेटल्स को क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे एल्कली मेटल्स। जब आप 5th चैप्टर पढ़ोगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला, वहां पे एक ग्रुप आता है पूरा पूरा इन मेटल्स का, कि जो जो एल्कली बना सकते हैं उनको सबको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। तो याद रखना है, ये होगी आपकी एल्कली मेटल्स। और ये जो सब्सटेंस बना है, एक स्ट्रॉन्ग बेस जो वाटर में सोल्यूबल हो, उसको बोला जाता है एल्कली। तो इसका मतलब जब किसी हाईली रिएक्टिव मेटल की, पोटेशियम सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर सकते हैं, एल्कली फॉर्म करते हैं, एक बेस बनाते हैं, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस वो इवॉल्व करते हैं। क्लियर है, ये डेफिनेशन क्लियर है, ये रिएक्शन क्लियर है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन जो बने हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो भाई जो कैटेगरी आती है उसमें आता है कैल्शियम। केवल कैल्शियम को रख रहा हूँ मैं, केवल कैल्शियम। कैल्शियम को क्यों रख रहा हूं, क्योंकि कैल्शियम भी ठंडे पानी से रिएक्ट कर सकता है, लेकिन थोड़ी सी अलग रिएक्शन है, वो आग नहीं पकड़ता, थोड़ा सा शांत है, लेस वोलेंट है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और अगर आपने कहीं से साइड में से चिंगारी अगर दे दी तो आग पकड़ जाएगी। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, ये रिएक्शन जो है ये लेस वोलेंट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हीट कम निकलती है, तो हाइड्रोजन अपने आप तो आग नहीं पकड़ती है। हाँ, आप अगर खुद से आप एफर्ट लगा रहे हो आग लगाने का तो बिल्कुल लग सकती है। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ रिएक्शन जो रहेगी वो क्या रहेगी। रिएक्शन लिखता हूँ कि कैल्शियम जो रहता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, इट कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, बट एक सेकेंड, बट द रिएक्शन इज लेस वोलेंट। कैल्शियम सोलिड प्लस H2O लिक्विड के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा, ठंडे पानी के साथ बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। क्लियर है, इस रिएक्शन को नोट कर लो फटाफट से। और इक्वेशन बैलेंस करनी तो आपको आती होगी मेरे हिसाब से, है ना। इक्वेशन बैलेंस करके नहीं दिखा रहा हूँ, अपने आप कर लेना, आपको प्रैक्टिस करनी होगी उस चीज़ की। थर्ड जो कैटेगरी आती है कैल्शियम के साथ, कैल्शियम से मिलता जुलता एक सब्सटेंस होता है, एक एलिमेंट होता है, मेटल होती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो रहता है भाई, उसको अगर रिएक्ट कराना है तो आपको हीट करना पड़ेगा। ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेगा, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मतलब मैग्नीशियम थोड़ा कम रिएक्टिव, उसको थोड़ी हमने क्या देना, सपोर्ट करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। इधर लिख देता हूँ कि मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट तो करेगा वाटर के साथ, लेकिन जब गर्म करोगे तभी रिएक्ट करेगा, ठंडे पानी में पड़ा रहेगा तो रिएक्ट नहीं करेगा। सेम एल्यूमिनियम और जिंक का भी है। एल्यूमिनियम जो रहता है वो भी क्या रहता है, वो भी गर्म ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, उसमें भी हीट करना पड़ेगा। कितना हीट करना पड़ेगा वो भी बताता हूं आपको मैं। ध्यान रखना है कि जो पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम है जो ठंडे पानी से रिएक्ट कर रहे थे, वो तो वाटर के साथ रिएक्ट करके अपने हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो मेटल्स रहेंगी वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगी, वो अपने ऑक्साइड ही बनाएंगी। क्या बनाएंगी, सिर्फ अपने ऑक्साइड बनाएंगी। क्लियर है, तो यहां से लिख देता हूं कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या होता है, फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, MgO, और सॉल्यूशन बन जाता है हालांकि इसका, और हाइड्रोजन गैस जो रहती है वो इवोल्व हो जाती है। इस तरह एरो अगर बना के लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है, ठीक है। चलो एक छोटा सा सवाल और, एक छोटा सवाल पूछा जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है ना मेटल की, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पूछा जाता है कि जब मैग्नीशियम और कैल्शियम को वाटर के अंदर डालते हैं ना, इवन जब सोडियम पोटेशियम को आप डालोगे कभी तो भी देखोगे कि ये जो मेटल्स होती है ये सरफेस के ऊपर तैरने लग जाती है। इनकी डेंसिटी वाटर से कम नहीं है। पहले बोल रहा हूँ, हम बोलते हैं कि जिन चीज़ों की डेंसिटी कम होती है, फॉर एग्जाम्पल लकड़ी हो गई, कागज़ हो गया, जब तक सूखा है तब तक वो क्या करेंगी, प्लास्टिक हो गया, वो तैर सकती है वाटर के ऊपर। जिनकी डेंसिटी वाटर से कम होगी वो चीज़ें वाटर में तैरेंगी, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो चीज़ें क्या हो जाएंगी भाई, डूब जाएंगी, है ना। लेकिन इनकी डेंसिटी भी कम नहीं है, और फिर भी अगर इन मेटल्स को हम छोड़ते हैं पानी के अंदर तो ये तैरने लग जाती हैं, ठीक है, और घूमने लग जाएंगी। इस तरह से एक जगह पे नहीं रहेगी, इस तरह से घूमने लग जाएंगी। क्लियर। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो इसका जवाब सुन लो। इसका जवाब क्या है,
मैं फिर से बोल चुका हूँ, डेंसिटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। इन मेटल्स की खुद की डेंसिटी जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, हम बोलते हैं कि देखो मेटल की डेंसिटी ज़्यादा थी, मान लिया, लेकिन जब मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन हुई, ये मान लिया कि ये मैग्नीशियम का पीस था जो आपने वाटर के अंदर डाल दिया था, जो आपने वाटर के अंदर डाला था, ये नीचे जा ही रहा था कि इसको वाटर जैसे ही दिखा, गर्म पानी मिला, रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और रिएक्ट किया तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलनी स्टार्ट हो गई, और वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स कैल्शियम हो या मैग्नीशियम हो, इनके सरफेस के साथ चिपक जाते हैं हर एक डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। और कुछ ऐसा ही बन जाता है कि आपको तैरना तो नहीं आता है, लेकिन आप जब स्विमिंग पूल में नहाने गए तो आपको ना एक टायर दे दिया जाता है, एक ट्यूब दे दी जाती है ना, वो ट्यूब दे दी जाती है, फिर आप डूबते नहीं हो, फिर आप इजीली क्या कर सकते हो, नहा सकते हो, डूबते नहीं हो, है ना। वैसा ही काम इसके साथ हो गया। अब डूबेगा क्या ये? नहीं डूबेगा। क्यों? क्योंकि इसके आसपास ये एयर की एक पूरी की पूरी लेयर बन गई है। अब ओवरऑल डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है। अब अगर कोई पूछता है कि बताओ मैग्नीशियम क्यों नहीं डूबता है, कैल्शियम क्यों नहीं डूबता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यही होगा कि व्हेन मैग्नीशियम और कैल्शियम इज पुट इन वाटर, it reacts with water and evolves hydrogen gas, and the bubbles of hydrogen gas stick to the surface of this metal. उसके जो बबल्स निकले हैं वो इस मेटल के सरफेस के साथ चिपक जाते हैं। ड्यू टू दिस रीजन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये तैरने लग जाएंगे। याद हो जाएगी ये चीज़, आसान सा है, याद रह जाएगा ना। आपको मैं पानी के अंदर फेंकता हूँ, आपको तैरना नहीं आता, आप डूब जाओगे। लेकिन अगर आपने ये टायर जो है था, वो ट्यूब जो थी वो पहनी हुई है, एक की बजाय 2 ट्यूब लगा लिया आपने, अब कैसे डूबोगे यार, है ना। वही रीजन है, ठीक है। इस चीज को नोट करो फटाफट से। इसको हटा दूं मैं, देखो नेक्स्ट जो आता है भाई, वो आता है आपका नेक्स्ट कैटेगरी, जिसके अंदर हम बोलते हैं एल्यूमिनियम और जिंक। ये फिर से वही गंदे इंसान जिन्होंने एसिडिक बेसिक दोनों तरह का नेचर शो कर दिया था। मैंने बोला सारी मेटल जो रहती है उनके पास बेसिक नेचर होता है। केवल ये 2 ऐसे ही प्राणी थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने एसिडिक नेचर भी शो कर दिया। इसका मतलब इनकी वजह से एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको पढ़ना पड़ा, है ना। अब देखो इनको ध्यान से सुनना। ये जो होते हैं ना, वाटर के साथ भी, गर्म पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, थोड़े और कम रिएक्टिव है। क्या करें, थोड़ी और एनर्जी देनी पड़ेगी। तो और एनर्जी देंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की रिएक्शन या फिर जिंक की रिएक्शन। अब किससे कराएंगे? वाटर से नहीं कराएंगे, अब स्टीम से कराएंगे। किससे करवाएंगे? स्टीम से। इनके सरफेस के ऊपर से स्टीम को पास करवाएंगे, और जब स्टीम से रिएक्शन होगी तब तो रिएक्शन हो जाएगी। अगर आप इनको ठंडे पानी में, गर्म पानी में डालते हो तो रिएक्शन नहीं होगी। अब सोचो तुम, एल्यूमिनियम के बर्तन में क्या खाना नहीं बनता है? बनता है ना। एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनता है, तो पानी तो वहां पे रहता है, तो रिएक्शन तो नहीं हुई ना। तुम्हारे खाना बन रहा है, साथ साथ रिएक्शन भी हो रही है उसी के अंदर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बन रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास जो एल्यूमिनियम और जिंक जो रहेंगे, ये वाटर के साथ रिएक्ट लिक्विड स्टेट में नहीं करेंगे। किस स्टेट में करेंगे? गैसियस स्टेट में करेंगे, स्टीम की स्टेट में। और स्टीम का फॉर्मूला अगर कोई पूछता है तो क्या होगा? स्टीम का फॉर्मूला होता है H2O गैस। बस यही फॉर्मूला होता है। रिएक्ट करवा दो, इसके बाद रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 प्लस H2 गैस। इसी तरह से जिंक का ऑक्साइड प्लस H2 गैस। और लास्ट जो टाइप आती है, ये फिर दोबारा बोल देता हूँ, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बन गए फिर दोबारा से, ठीक है। ये सॉल्यूशन जो बनेगा, अगर बोलता हूँ कि एल्यूमिनियम को जब मैं वाटर के अंदर डालता हूँ तो सॉल्यूशन बताओ कैसा बनेगा? एसिडिक बनेगा या बेसिक बनेगा? कैसा बनेगा? एम्फोटेरिक बनेगा। एम्फोटेरिक मतलब एसिडिक भी रहेगा, बेसिक भी रहेगा, क्योंकि सब्सटेंस क्या बन रहा है यहाँ पे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। वही ये गंदे आदमी आ गए यहाँ पर। लास्ट टाइप की अब मैं जो कैटेगरी बना रहा हूँ ई, उसमें देख लो भाई, मैंने कैपिटल और स्मॉल को मिक्स कर दिया है ना, आप अपने हिसाब से देखते रहना, ठीक है। तो लास्ट जो कैटेगरी आती है उसके अंदर आते हैं बहुत ही ऐसे आलसी प्राणी जिनको भाई रिएक्शन में बहुत सारी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, अपने आप रिएक्शन नहीं करते हैं वो। जैसे कि हमारे पास हो गया लेड और कॉपर, ठीक है। इनके केस में आपको क्या कराना पड़ेगा? आपको स्टीम ही पास करानी पड़ेगी, लेकिन पहले इनको भी गर्म करो फिर स्टीम पास कराओ। देखो यहाँ पे क्या था, एल्यूमिनियम जिंक रखे हुए हैं रूम टेम्परेचर पे, उनके ऊपर से स्टीम पास करा दी, रिएक्शन हो जाएगी।
लेकिन अगर मेरे को आयरन की रिएक्शन करानी है वाटर के साथ तो क्या करना पड़ेगा, पहले आयरन को गर्म कर लो, इतना गर्म कर लो कि वो रेड कलर का हो जाए। तो रेड हॉट आयरन के ऊपर से जब हम पास कराते हैं क्या, स्टीम, जब हम पास क्या कराते हैं, स्टीम, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, Fe के ऊपर से हॉट रेड कलर का ये आयरन है, इसके ऊपर से मैंने क्या पास करा दी, स्टीम, H2O गैस पास करा दी, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा आयरन का ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं Fe3O4, Fe3O4। अब Fe3O4 कैसे बनता है, देखो इसके अंदर दो कंपाउंड है, आयरन की दो स्टेट होती है, Fe2 और Fe3। तो Fe जब 2 में बनाएगा ऑक्साइड तो बनाएगा FeO, Fe की 2, O की 2, 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला बन गया FeO। और जब Fe की वैलेंसी 3 रहेगी तो Fe की वैलेंसी की मल्टीप्लाई हम ऑक्सीजन के साथ करेंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी की मल्टीप्लाई Fe के साथ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, Fe2O3। तो इन दोनों की वजह से आयरन हो गया आपके पास 3, ऑक्सीजन हो गए 4, ये फॉर्मूला रहता है Fe3O4। तो आपको डायरेक्ट याद रख लेना है, Fe3O4 बन जाएगा और साथ साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। मेरे हिसाब से आपको मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सारी रिएक्शन हो जानी चाहिए, हो जाएगी, कर लोगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थर्ड जो आता है भाई आपका, वो आता है मेटल्स की रिएक्शन एसिड्स के साथ। एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ उससे पहले, जो हमने लास्ट पढ़ा था मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ जब हमने पढ़ी थी, तो वहाँ पे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड, प्लेटिनम, ये ऐसी मेटल्स है जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है, कभी नहीं करती है। मैंने कॉपर को शायद आयरन के साथ लिख दिया था, आपको ध्यान रखना है कॉपर जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता है। इसीलिए इन मेटल्स की, कौन कौन सी मेटल्स की, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इनकी ज्वेलरीज बनाई जाती है, बाकी मेटल्स की क्यों नहीं बनाते। आप खुद सोचो, आयरन की क्यों नहीं बनाते ज्वेलरी, क्योंकि आपको पता है कि लोहे की चीज़ों पर तो जंग लग जाता है। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि सोडियम की ज्वेलरी क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि जैसे ही आपने सोडियम की ज्वेलरी पहनी और मान लिया बारिश हो गई, क्या होगा, आग लग जाएगी, है ना। तो ऐसा भाई वो क्या बोलते हैं इस चीज़ को, ऐसे एडवेंचर करने का शौक ही नहीं है। हम क्या करते हैं, सेफ चीज़ें लेके चलते हैं जो कभी खराब ही नहीं होती, पानी से, ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करती। कौन कौन चीज़ें हैं वो, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर, ये सारी चीज़ें होगी। और हम बोलते हैं कि इन मेटल्स को इनर्ट मेटल्स बोलेंगे, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते हैं, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, इन्हें को किसी की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनको बोला जाता है इनर्ट मेटल्स। क्लियर है। देखो नेक्स्ट टॉपिक आता ये है मेटल्स की रिएक्शन एसिड के साथ, और एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, याद करने की कोशिश करना, मेरे साथ साथ चलना। फर्स्ट चैप्टर में आपके पास एक एक्टिविटी आती थी कि एक बीकर के अंदर अगर आपको दिया हुआ है डाइल्यूट HCl, क्या लेके चल रहे हैं इसके अंदर भाई, डाइल्यूट HCl, या फिर लेके चलते हैं डाइल्यूट H2SO4। अगर आपने एक्टिविटी पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा रिएक्शन किस तरह से होती है। अगर डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के अंदर हम जिंक के पीसीज ऐड कर देते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड कर देते हैं, याद आया कुछ, जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड करते हैं तो क्या होता है, इक्वेशन याद है, इक्वेशन लिख के दिखा दो, बाकी मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है। लिखो जल्दी, इक्वेशन लिख रहा हूं, मैं भी लिख रहा हूं इधर। जिंक की रिएक्शन होती है HCl के साथ तो बन जाता है ZnCl2 एक्वस प्लस H2, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। इस रिएक्शन को हम देखते थे, इस रिएक्शन में दो तरह के केमिकल चेंज आ रहे थे। क्या ऑब्जर्वेशन क्या आ रही थी, एक तो एक गैस इवोल्व हो रही थी, इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिल रहा था इसमें। दूसरी चीज देखने को मिली थी राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर भी हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया है, एक मेटल को एसिड के साथ ही तो रिएक्ट करवाया है, कोई नई चीज तो नहीं करवाई। और यही चीज हम देखना चाहते हैं कि जब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो क्या चेंज आता है। तो मैं बोल रहा हूं कि जब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होगी तो उसका सोल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस वहां से इवोल्व हो जाती है। इतना ही होता था, बस यही चीज आपको लिखनी है, यही चीज ही लिखनी है। तो अगर पूछता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, तो आप क्या बोलोगे, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड दे प्रोड्यूस देयर सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज इवोल्व्ड। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, वहां इवोल्व हो जाती है। ठीक है, तो यहां से ये चीज याद हो जाएगी। सीधा सीधा मैं लिख देता हूं, चाहे कोई भी मेटल लेके चलो, एसिड कोई भी लेके चलो, बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो छोटी छोटी चीजें हैं। अगर हम एसिड लेके चल रहे हैं HNO3, कौन सा एसिड लेके चल रहे हैं भाई,
HNO3 अगर आप लेके चल रहे हो तो ये HNO3 जो होता है ना, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कोई पूछे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, तो आप बताना कि जो ऑक्सीडेशन करते हैं उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे जो इंश्योरेंस करते हैं उनको इंश्योरेंस एजेंट बोलते हैं, इसी तरह से जो ऑक्सीडेशन करेंगे उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से अगर बोलते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, तो जो रिडक्शन करते हैं उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ये हो गया भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या करता है, अगर आप यीस्ट को एसिड की तरह लेके चलोगे तो जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी ना, ये हाइड्रोजन का रिडक्शन क्या ऑक्सीडेशन कर देता है, क्योंकि इसका काम है ऑक्सीडेशन करना। तो अगर आपको ध्यान रखना है कि इफ वी टेक HNO3 एसिड, कौन सा एसिड लेके चल रहे हैं, नाइट्रिक एसिड लेके चल रहे हैं, देन इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट कैन ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस इवोल्व्ड इन द रिएक्शन। तो ये हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन कर देता है, मतलब हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है, यहीं रह जाएगा वो। तो इसका मतलब इस केस में हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आया यहां से, नो हाइड्रोजन गैस इवोल्व्ड, याद रह जाएगी ये चीज, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके साथ भी दो चीजें हैं, एक तो है मैग्नीज और दूसरी होती है मैग्नीशियम। ये जो मेटल जो रहेंगी भाई, ये जो है ना, ये इस एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकती है। देखो छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, किसके लिए, जो NTSC पेपर में बैठने वाले, ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऐसी मेटल बताओ कि जो HNO3 के साथ भी हाइड्रोजन गैस इवोल्व कर सकते हैं। वो कौन सी है, मैग्नीशियम और मैग्नीज। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अगर ये खुद ऑक्सीडेशन करने लग जाएंगे तो ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, हाइड्रोजन गैस जिस तरह निकल रही थी वैसे ही निकलेगी। अब ये हाइड्रोजन का नहीं करते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं। तो इनके केस में लिख लेना। इसी केस में एक और नई चीज आई है, स्टिल प्रोड्यूस या इवोल्व हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस अब भी प्रोड्यूस करेंगे HNO3 के साथ भी, क्लियर है। और कुछ मेटल्स ऐसी हैं भाई जिनको मैंने बोला था इनर्ट मेटल। कौन कौन सी मेटल थी, याद करो दोबारा से, कौन कौन सी मेटल्स थी, कौन कौन सी थी, पहली कॉपर, इसके बाद सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये मेटल एसिड साथ रिएक्ट नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेटल रहेगी ये इनर्ट मेटल रहेगी। कौन कौन सी मेटल है जो रिएक्ट ही नहीं करती एसिड के साथ, मैं लिख देता हूं, इनर्ट मेटल्स। कौन सी मेटल्स बोल रहे हैं इनको, इनर्ट मेटल्स, अनरिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव मेटल जिनको बोल सकते हैं इन केस ऑफ एसिड्स, ठीक है। कौन कौन सी रहेंगी ये रहती है हमारे पास भाई, कॉपर हो गया Cu, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है। मरकरी भी रिएक्ट नहीं करती है एसिड के साथ, मरकरी भी रिएक्ट नहीं करती है, Hg जो होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिड के साथ रिएक्शन आ जाती है। फटाफट इस चीज का नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।